जी, अरिस्टोटल्स द पोएटिक्स। ठीक है जी। अभी तक इससे पहले मैंने जैसे बताया, इसकी हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ी हैं, थ्योरी ऑफ इमिटेशन पढ़ा है। ठीक है जी। इमिटेशन में जो प्लाटो ने एलिगेशंस लगाए थे उसका जवाब दिया है, ठीक है जी, अरिस्टोटल ने इसके अंदर। ठीक है जी। उसने ये कहा था कि पोइट्री इज़ अ मदर ऑफ लाइज, पोइट्री इज़ फुटाइल एक्टिविटी, वो पोइट्री द नर्स ऑफ अब्यूज़। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब देते हुए पोइट जो अरिस्टोटल ने जवाब दिया है, उसने ये बताया है कि पोइट्री जो है इसके बड़े फंक्शंस हैं, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स, इसके मीडियम, इसका जो मतलब पर्पस और इसके जो फंक्शंस हैं, दे हैव डिफरेंट, मीन्स के एक वर्सटाइल किस्म का एक ये वर्क है। ये कोई आम वर्क नहीं है कि जिसके अंदर जस्ट, क्योंकि जो प्लाटो था उसने अभी वो मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेज के ऊपर उसने पहली बुक लिखी थी अपनी, वो इतनी सिस्टमेटिक नहीं थी। ये एक सिस्टमेटिक जो एक रिप्लाई आया है, ठीक है जी। तो उसमें वो ये बता रहा था कि फिलॉसफी रखनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि पोइट्री का वो कहता था कि पोइट्स आर डे ड्रीमर्स, ये तो दिन में ख्वाब देखते रहते हैं, ठीक है जी, इन्होंने तो कुछ नहीं करना होता। तो देन जो है अरिस्टोटल का हमने ये चीज़ें पढ़ी, फिर उसके में जो बेसिक इसमें कंसेप्ट है, बेसिक आइडिया है, वो है ट्रेजिडी के बारे में। ठीक है जी, कि व्हाट इज ट्रेजेडी, द फंक्शन ऑफ, तो अब आज हम ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ, अच्छा अगर इसको हम सिंपली डिफाइन करें तो ये इसका आता है जी डेफिनेशन कि व्हाट इज पोइटिक्स। इस तरह का आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ पोइट्री एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की एक साइंटिफिक स्टडी है कि मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है जी, ये चीज़ भी अगेन जो है ना देख लें आप कि मतलब इसमें प्लॉट, ठीक है जी, करेक्टर, थीम जिसे थॉट भी कहते हैं, मेलोडी, डिक्शन और स्पेक्टेकल, ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं। अब उसमें उसने पूरा बताया हुआ है हमें, चूँकि क्रिटिसिज्म का मतलब ही जजमेंट होता है, तो उसकी जजमेंट जो थी लॉपसाइडेड थी, जो प्लाटो की थी। तो अरिस्टोटल जो है एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव और कम्प्रीहेंसिबल किस्म की जो एक मतलब जो है ना ऑब्जर्वेशन अपनी दे रहा है। तो उसमें वो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स अगर वेल प्लेस्ड हो तो पोइट्री अपना जो ट्रेजेडी है वो बहुत फंक्शन उम्दा तरीके के साथ जो है ना, आगे इसका थ्योरी ऑफ इमिटेशन की मुख्तलिफ किस्म की थीरीज बनी है ना। तो मसलन जो क्या नाम है, जो प्यूरिफिकेशन, अब इमिटेशन किसे मतलब द फंक्शन ऑफ टाइम, कैथारसिस जो वर्ड निकला था कि मतलब उसका जो एंड है, जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो उसमें होता है फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, इसलिए वो करवाए जाते हैं ताकि लोगों को कुछ लर्निंग हासिल हो। ठीक है जी, उनके अंदर उनकी सॉल जो है प्योरीफाई हो जाए। अगर उनके अंदर कोई गिल्ट है तो मतलब देखें ना, एक जो मीडिया है या जो मतलब एक जो आर्ट है या थिएटर है जो हमें आउटलेट देता है, हम अपने जो गम है वहाँ पर शेयर करते हैं, तो जो ये कंप्लीट या कांस्टेंट शेयरिंग होती है उससे हमें बहुत कुछ लर्निंग होती है। ठीक है जी, तो ये है, इससे क्या होता है हमारी सोल प्योरीफाई हो जाती है। अगर वो मतलब जो है ना उसके अंदर ऐसे इंसिडेंट्स उनको मतलब प्लॉट के अंदर शामिल किए जाएं जिसके अंदर लोग जो हैं कुछ मॉरल लेसन लें, तो उसे क्या कहेंगे, सौ जो इसका फंक्शन ट्रेजिडी का फंक्शन जो है ना वो सर्व हो गया है। ठीक है जी, लोगों ने कुछ सीख लिया है। तो इस तरह ये प्योरिफिकेशन वाली थ्योरी है। आगे क्योंकि कैथारसिस का जो अपना मतलब है, वो जो पोइटिक्स के अंदर शामिल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है जी, वो अब नहीं मिलता। तो अब मॉडर्न क्रिटिक्स ने अपने अपने मुताबिक, एक साइंटिफिक है, अब साइंस साइंस वाले ये जो है ना वो परगेशन कहते हैं। तो वो कहता है कि जो हमें जो हमारे स्ट्रेस फीलिंग्स होती हैं उनको आउटलेट देना चाहिए, उनको स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस रखेंगे तो वो एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ बन जाएगी। तो इसलिए कुछ ऐसे इवेंट्स जो हैं वो हम क्या नाम है, अगर उनको वो करवाया जाए रही सही तरीके से, तो इंसान जो है मतलब पिटी वाले सीन देख के फियर को फील करेगा। फियर वाले सीन तो मतलब इस तरह लर्निंग होती है। ठीक है जी, तो मतलब क्या कहेंगे, कांस्टेंट जो एक्सपोजर है, जैसे मैंने मिसाल दे देता हूँ, डॉक्टर्स जो हैं वो रोजाना फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर वाले सीन देखते हैं। कोई इंजर्ड उनके पास आता है, उनकी किसी की बोन खराब हुई हुई है, किसी का मतलब टांग टूटी हुई है, कुछ ऐसे मसाइल आते हैं। तो वो डॉक्टर जो उनका जो कांस्टेंट एक्सपोजर होता है वो उनको क्या रेगुलराइज कर देता है, उनके लिए वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता, ठीक है, जितना कि आम एक ऑब्जर्वर के लिए होता है। तो इसलिए जो है मतलब जो है ना ये एक मतलब परगेशन,
तो इससे क्या होता है हमें, मतलब जब हम कोई फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर वाले किसी एक बंदे का, एक नोबल बंदे का डिक्लाइन देखते हैं, तो उससे हम बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इससे हमारी सोल जो है वो पर्ज हो जाती है। पहली सेंस में क्या था, वो मॉरल विजन था, उसमें क्या था, प्योरिफिकेशन, कि हमारी सोल जो है ना वो प्योरीफाई हो जाती है। अगर हमारे अंदर कोई गिल्ट मौजूद है, तो हम इस तरह के लोगों से देख के कुछ लर्निंग हासिल करते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो है ना पर्ज हो जाना, मतलब बार-बार आप देखते हैं, तो उसका उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं रहता। तो ये है जी दूसरी उनकी इंटरप्रिटेशन कैथारसिस वर्ड की। तीसरी जो, क्योंकि कैथारसिस इज़, व्हाट इज़ कैथारसिस? द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। अब इस तरह ये मतलब जो है ना सिंपली समझने के लिए, व्हाट इज़ कैथारसिस? कैथारसिस अ मैटर ऑफ फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। ये तो हमें उसका जो डेनोटेटिव मीनिंग था, कॉनोटेटिव मीनिंग में ये आता है कि दिस अ फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, इट्स अ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, कि मतलब जो हमें सिखाई जाती है। अच्छा, तीसरी इंटरप्रिटेशन है क्लैरिफिकेशन थ्योरी वालों की, ठीक है जी? वो ये कहते हैं कि क्लैरिफिकेशन में ये होता है कि हम लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स को देखते हैं, ठीक है जी? तो मतलब जो है ना अगर हमारी, मतलब अब ये आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है जी? हम क्लैरिफाई हो जाते हैं कि जो पोएट का या राइटर का, जो ट्रेजेडियन का इतना प्यारा विज़न है कि उसने हर चीज़ इतनी यूनिफाइड मैनर के साथ प्रेज़ेंट की है, तो वही आर्टिस्टिकली बिकम्स, मतलब जो है ना क्लैरिफाई, ठीक है जी? कि इसका विज़न इतना क्लैरिफाइड विज़न है कि मतलब हम बहुत कुछ लर्न कर जाते हैं। सॉरी जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर तमाम इंग्रेडिएंट्स या ये जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ पोइट्री जो है, अगर इनको वेल प्लेस किया गया है, अगर प्लॉट अपना, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, उसके अंदर मतलब जो है ना थोड़ी सी सस्पेंस का, आयरनी का एलिमेंट शामिल है, ठीक है जी? ट्रेज करेक्टर जो है इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन है, वो मतलब हमने ये सारे थोड़े थोड़े इनको बयान किया था, ठीक है जी? अगर थीम जो है बड़ी एलिवेटेड है, फेट और फ्री विल का रोल दिखाया गया है, तो मतलब इस तरीके के साथ हमें बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो ये है जी, मतलब थ्योरी ऑफ जो है ना कैथारसिस के मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी? तो ये प्लीज़ इसको नोट आप लोग कर लें, या रिकॉर्डिंग जो मेरी हो रही है इसको ज़रूर सुनें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये थॉट बड़ी बढ़ जाएगी कि मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैथारसिस एंड हाउ दे आर बीइंग टेकन इनटू द मॉडर्न सेंस, ठीक है जी? तो ये असाइनमेंट में भी ये चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं, तो आप लोगों ने खुद भी रिसर्च करनी है, ठीक है जी? और इसको देखना है। ही लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री। यहाँ पर वो मुख्तलिफ किस्म की, मैंने बताया था ना, वर्सटाइल किस्म की जो है ना क्रिटिसिज्म कर रहा है। एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिथारेम्बिक पोइट्री एंड मोस्ट फ्लूट प्लेइंग एंड लायर प्लेइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ फॉर्म है, और इनके मुख्तलिफ थीम्स हैं, मुख्तलिफ इनके मीडियम्स हैं, ठीक है जी? अगर पोइट्री को दिखाया जाए, जो फ्लूट प्लेइंग पोइट्री है, तो वो लिरिकल पोइट्री है, ठीक है जी? अगर वो ट्रेजेडी है, तो उसको परफॉर्म करके दिखाया जाएगा, एपिक है तो उसको नरेट करके दिखाया जाएगा। तो इनके मीडियम्स, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि साथ-साथ चेंज होते हैं। तो दीज़ काइंड ऑफ पोएट्री एज़ मिमेटिक और इमिटेटिव, बट दैट आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है जी? क्योंकि इनके अगरचे कि इमिटेशन है, मसलन अगर आप कोई मतलब जो है ना क्या कहेंगे, देहाती सीन को जो है ना उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप सिंपल साइट्स लेंगे, डे टू डे लिविंग से लेंगे, तो मतलब जो है ना इनका ऑब्जेक्टिव जो है ना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जबकि अगर हमने कोई, मतलब जैसे यार, जैसे देख लें आप, आसानी से समझने के लिए, कि कॉमेडी जो है उसमें क्या दिया जाता है, बिलो एवरेज लोगों की जो ऊपर स्टाइल किया जाता है, जबकि जो ट्रेजेडी होती है वो एक मोर देन नोबल पर्सन, मोर देन एवरेज पर्सन का जो है ना क्या कहेंगे, प्रॉस्पेरिटी से जो है ना एडवर्सिटी तक उसका सफ़र तय किया जाता है, और उसमें हमें बताया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इनके दरमियान बहुत डिफरेंस है। तो पोइट्री की वर्सटाइल जो है ना, तो द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग मिमिसिस या आर्ट ऑफ इमिटेशन समवन्स माइंड थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन एन आइडिया और आइडिया। अब ये देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला हमारे मीडिया स्टडीज़ में भी चल रहा है, मॉडर्न थीरीज़ में भी चल रहा है, और भी जगह पे, मतलब हम मॉडर्न टाइम में भी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, ठीक है जी? तो ये इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन की बहस जो है, ये आगे हमें मॉडर्न टाइम में समझने में मदद देती है। तो एन आइडिया और आइडियाज दैट पर्सन विल एसोसिएट विद पास्ट एक्सपीरियंस रफली ट्रांसलेटेबल एज इमिटेशन। तो इसको हम रफली ये कह देते हैं कि किसी की नकल करना। तो कि ऐसे इवेंट को बनाना, तो इसके लिए फिर पूरी एक आर्ट चाहिए, फन चाहिए, क्योंकि फाइन आर्ट है ना। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेजेडी, व्हाई फ्रॉम द अदर पोएटिक फॉर्म? ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर, तो मीडियम, ऑब्जेक्ट्स और मैनर, कि मतलब अगर हमने कोई और किस्म की पोइट्री लिखनी है, तो फिर वो मतलब ट्रेजेडी से डिफरेंट होगी, क्योंकि ट्रेजेडी का मीडियम जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो मतलब जिसके अंदर डुअल किस्म का मतलब जो है ना आए। ऑब्जेक्ट्स इसके बड़ा है कि मतलब एक
प्रॉस्परस कंडीशन से एडवर्स कंडीशन तक सफ़र तय करना, और इंसान की नोबेलिटी जो उसके अंदर छुपी होती है वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस के साथ कैसे ऊपर आती है, और इसमें मैनर कौन सा है, किस अंदाज के साथ इसको मतलब जो है ना वो प्रोजेक्ट करना है। तो ये सारा मतलब पोइट्री का एक डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है जी। तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन इज दैट मीन्स ऑफ मीडियम they employ. Just as painter employs paint and sculptor employs stone, the poet employs language, rhythm and harmony either singly or in combinations. ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ मीडियम में भी जो पोइट्री है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद जी ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री, कैरेक्टर्स आर बेटर देन अस, इन कॉमेडी और पैरोडी कैरेक्टर्स आर वर्स देन अस। ठीक है जी। तो ये मीडिया जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद the third distinction is with the manner or representation. The poet either speaks directly in narrative or assume the character of people in the narrative and speaks through them. ठीक है जी। तो ये इस तरीके के साथ मैनर, एक तरीका ये होता है कि ओमनीसाइंट नरेटर बन के या परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए अपनी सारे अल्फाज जो हैं, तो मतलब ड्रामाटिस्ट जो होते हैं वो जर्नली वो उनको अपने करेक्टर्स के मुंह से अल्फाज, जैसे आपने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज पढ़ी हुई हैं तो उसमें बड़े लैंडमार्क्स किस्म के डायलॉग्स जो आते हैं तो वो उनके कैरेक्टर्स ने नहीं बोले होते, शेक्सपियर ने ही क्रिएट किए होते हैं। तो मतलब इस ये पोइट्री का एक पहला मतलब जो है ना थर्ड पर्पस है कि पोइट्री में ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है जी। उस ऑब्जेक्ट्स में मीडियम ऑब्जेक्ट सीरियस सेक्शन होता है ट्रेजेडी का, देखें अगर अगर कॉमेडी होगी तो वो नॉन सीरियस एक्शन होगा। मैनर जो है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्शन के जरिए, मतलब और अगर वो एपिक होगा तो उसका मैनर क्या होगा, वो सारा नैरेटिव होगा। मीडियम जो है इसमें वर्स और इन डायलॉग, डायलॉग के अंदर वर्सेस शामिल की जाती हैं। वी आर बाई नेचर इमिटेटिव क्रिएचर्स दैट लर्न एंड एक्सेल बाई इमिटेटिंग अदर्स एंड वी नेचुरली टेक डिलाइट इन वर्क्स ऑफ इमिटेशन। तो कहते हैं कि हम ना कुदरती तौर पर हम किसी को कॉपी करते हैं। देखें हम किसी मतलब जो है ना इन्फ्लुएंस होते हैं जिससे हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। और हम उनको एक्सेल करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम भी जैसे मतलब लोग जो हैं आजकल के वो मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। एविडेंस, fascinated by representation of dead bodies are disgusting animals even though here the things themselves would repel us। तो ये एविडेंस है जी कि मतलब हम लोग उससे बहुत ज़्यादा इवन दो कि वो हम चीज़ों से वो नफरत भी कर रहे होते हैं को मतलब जो है ना, तो उसके बावजूद हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। वी लर्न बाय एग्जामिनिंग रिप्रेजेंटेशन एंड इमिटेशन ऑफ थिंग्स। मतलब ये कुदरती बात है कि हम ना देखते ही जब किसी चीज़ को देखते हैं फिर उसको जो ना एग्जामिन करते हैं और फिर उनको इमिटेट करते हैं, तो देन हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो ना, तो कहता है इसलिए जो थिएटर होता है उसमें यही चीज़ जो है ना वो दिखाई जाती है कि किस तरह लोगों को लर्निंग करवानी है। तो लर्निंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स देयर इज़। तो मतलब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री या ये होता है ना टू लर्न एंड डिलाइट, तो कहते हैं कि डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क। तो रिदम एंड हार्मनी आल्सो कम नेचुरली टू अस। तो कहता है ये चीज़ भी हमारे साथ, जिस तरह हम इमिटेशन की सेंस हमारे साथ साथ चलती है ना, तो रिदम भी हम कोशिश करते हैं हम वाइल्ड लाइफ के साथ साथ सीखते जाएं, अपने अंदर मेच्योरिटी हासिल करें। तो यही आर्टिस्ट का एक काम होता है। तो आर्टिस्ट इसलिए हमसे वो जीनियस होता है कि वो लाइफ को बड़े ही उम्दा तरीके के साथ मतलब जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है कि जिस तरह उसने लाइफ को देखा होता है। तो सो दैट पोइट्री ग्रेजुअली इवॉल्व आउट ऑफ आवर इम्प्रोवाइजेशन विद दिस मीडियाज। तो इस मीडियम से हम जब इम्प्रोवाइज करते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता फिर लर्न भी कर रहे होते हैं। Tragedy and comedy are later developments that are the grander representation of their respective traditions. Tragedy of the lofty tradition, comedy of the mean tradition। मतलब ट्रेजेडी एंड कॉमेडी जो है ना एक बाद में डेवलपमेंट हुई है। हाँ इनकी जब रिप्रेजेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता मतलब पोइट्स को समझ आई, तो ट्रेजेडी जो है वो एक लॉफ्टी उम्दा किस्म का ट्रेडिशन है, जबकि कॉमेडी जो है ना वो एक ऐसे मीन ट्रेडिशन को हमें तंजो मजाक के साथ साथ जो है ना हमें वो सीखने को। थर्ड इनोवेशन, ट्रेजेडी डेवलप एन एयर ऑफ सीरियसनेस। ट्रेजेडी से हम एक और चीज़ भी सीखते हैं जी, इसका ये गोल भी होता है एंड द मीटर चेंज फ्रॉम आर ट्रोचिक रिदम विच इज़ मोर सुटेबल फॉर डांसिंग टू एन आइम्बिक रिदम विच इज़ क्लोजर टू द नेचुरल रिदम ऑफ कन्वर्सेशनल स्पीच। मीन्स कि यहाँ पर ये चीज़ जो मैनर है वो साइड बाय साइड दोनों चलता है। जैसे आपने ओडिपस टेक्स्ट की मैं मिसाल देता होता हूँ, ठीक है, ताकि ओडिपस आप लोगों ने पढ़ी है, ग्रीक ट्रेजेडी है ना, तो ग्रीक चूँकि क्लासिकल है तो इसलिए हम वहाँ से मॉडल लेते हैं, वहाँ से ही हम एग्जाम्पल सीख करते हैं। तो इसलिए जो आयम्बिक रिदम मतलब जो है ना वो जो रोल ऑफ कोरस का जितनी लाइंस हैं, ठीक है जी, वो ट्रोचिक रिदम में और आयम्बिक रिदम में
हमारे जो कन्वर्सेशनल स्पीच है उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो कास्टा, ओडिपस, टिग्रासियास, ये सब लोग बोल रहे हैं और रिदमेटिकली बोल भी रहे हैं, और साथ साथ हमें जो है ना एक सेंस, यूनिटी और इस तरह की चीज़ों को भी इवोक कर रहे हैं। ठीक है जी। देन जो है ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री कैरेक्टर्स आर बेटर देन एज कॉमेडीज आर जो है ना इन्फीरियर। तो कॉमेडी डील विद दैट रिडिकुलस which he defines as a kind of ugliness that does no harm to anybody else। कॉमेडी ऐसे एस्पेक्ट्स के ऊपर हाईलाइट करती है जिसका कोई मतलब रीजनल तल्लक नहीं होता, जो मतलब हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, बल्कि वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। हम उन एलिमेंट्स को देखते रहते हैं, इमिटेट करते रहते हैं, क्योंकि अभी बताया गया कि हम इंसान जो है वो अपनी इमिटेशन की आर्ट से बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए कॉमेडी में ऐसे कॉमिक और मज़ाही और तंज़ी और इस तरह की बातें की जाती हैं कि रिडिकुलस जो है ना कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है और उनकी अगलीनेस को शो किया जाता है और उनके ट्रू नेचर को जो है ना हम तक रिफ्लेक्ट, जैसे हमने द राइवल्स पढ़ा और इस तरह की और कॉमेडीज पढ़ी, और इस तरह के जो थीम्स होते हैं लव और मैरिज पे होते हैं थीम बेस कर, तो इसलिए कॉमेडीज जितनी होती हैं उनका मतलब यही होता है कि लव के अंदर क्या मैकिनेशंस हैं, क्या मतलब जो है ना चीज़ें, मतलब वो इस तरह। ठीक है जी। और जबकि जो ट्रेजेडी है, वेरी स्केची अकाउंट ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ कॉमेडी, बिकॉज इट वाज नॉट जनरली ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट एज ट्रेजेडी। कहते हैं कॉमेडी को हमेशा ना स्टाइल किया जाता है, नहीं जी नहीं ये आम लोगों का काम है। ट्रेजेडी में तो नोबल पर्सनैलिटीज होती हैं, किंग्स को इमिटेट किया जाता है, शहजादों को पोर्ट्रेट किया जाता है, उनकी किस्मत का हाल दिखाया जाता है, उनकी ग्रैंडर दिखाई जाती है। तो कहते हैं जनरली हमने हमारा जो असेसमेंट है वो इसके बारे में कोई अच्छी नहीं है, एंड सो देयर आर फ्यूअर रिकॉर्ड्स ऑफ द इनोवेशन दैट लेड टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो वो कहते हैं कि बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं कि मौजूद हैं हमारी हिस्ट्री में कि मतलब इसको इनोवेशन की तरफ लिया जाए, और जो आजकल हमें जो कॉमेडी मिलती है। जबकि ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री डील विद द लॉफ्टी सब्जेक्ट्स इन अ ग्रैंड स्टाइल ऑफ वर्स। ठीक है जी। तो इसमें बड़ा मतलब जो है ना लॉफ्टी किस्म के आइडियाज, हाईली किस्म की डिग्निफाइड लैंग्वेज, जैसे मिल्टन का मैंने मिसाल देता होता हूँ। करंट टाइम में हमने जो 16th सेंचुरी का जो एक बहुत बड़ा पैराडाइज लॉस्ट जो है ना लैंडमार्क पोएम है इंग्लिश की, तो उसमें देखेंगे किस तरह उसने थीम दिखाया है जी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिए गए, होमर से, विर्जिल से। होमर की भी आपने कुछ पढ़ी होंगी। तो इस तरीके के साथ यहाँ पर वो दिखाता है कि किस तरह इंसान जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का डिक्लाइन होता है उसको बड़े ग्रैंड स्टाइल में बयान भी करता है, और लॉफ्टी किस्म के आइडियाज़ हैं, और वो एक ऐसा यूनिवर्सल थीम है, और उसमें कितनी लेंथी किस्म का प्लॉट है। स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, तो मतलब एपिक पोइट्री की अगर आप ट्रेडिशन को पढ़ना चाहें तो ये चीज़ें आएंगी। मीडियाज एस रेस, स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, करेक्टर्स हाईली डिग्निफाइड, मतलब और उसमें सुपर नेचुरल करेक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। पैराडाइज लॉस्ट में भी मौजूद है। ठीक है जी। जैसे गॉड का और जो ना सैटर्न का, क्राइस्ट का, तो ये सारे एंजल्स और रेबल एंजल्स और प्रॉफिट्स हैं, और मतलब जो अल्लाह ताला हैं। ठीक है जी। और जन्नत है, सेटिंग इनकी जन्नत में की गई है, तो मतलब ग्रैंड किस्म की जो थीम लिया गया, ग्रैंड किस्म, और किस तरह एडम और ईव मतलब जो है ना वो टेम्पटेशन में आ गए सरपेंट के, और फिर उनको जो है ना जन्नत से एक्सपेल होना पड़ा। उसके बाद इनके ना 3 सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बताए गए हैं जी। फर्स्ट, ट्रेजेडी इज टोल्ड इन अ ड्रामेटिक रादर देन नैरेटिव। क्योंकि जो एपिक होता है वो एक नैरेटिव फॉर्म में होता है, वो लेंथी स्टोरी होती है। तो मैंने कहा कि ना उसका प्लॉट इतना लेंथी होता है कि उसको हमेशा मिडल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ट्रेजेडी इज टोल्ड इन ड्रामेटिक, ये परफॉर्मिंग आर्ट है, जबकि जो है ना एपिक है वो एक नैरेटिव आर्ट है, लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म एंड एम्प्लॉयज several different kinds of words while epic poetry employs only one। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स जो है ना अभी आपने पढ़ा भी था, ट्रोचेक और आयम्बिक मीटर्स यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पर जो है एपिक में वो एक ही किस्म की वर्स होती है, वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। उसमें इतनी वर्सटैलिटी नहीं होती, इसमें इतनी ज़्यादा वो स्कोप नहीं होती कि आप स्विच कर सकें फ्रॉम 1 मीटर टू अनदर टाइप ऑफ मीटर। तो उसमें चूंकि वो ग्रैंडर को मेंटेन रखना होता है थ्रू आउट द टाइम, इसलिए ये इनका डिफरेंस है। ठीक है जी। कि एपिक पोइट्री में मतलब जो आपने एक तो नैरेटिव फॉर्म होगी, और दूसरा ये होगा कि आप उसमें एक ही किस्म का मीटर यूज कर सकते हैं, जबकि ट्रेजेडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म होगी और आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के मीटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज जो है ना नोट वर्दी है, इंपॉर्टेंट ये स्लाइड थी। सेकंड, दूसरा, द एक्शन ऑफ अ ट्रेजेडी यूजुअली कन्फाइंड टू अ सिंगल डे। जो ट्रेजेडी होती है वो अमूमन एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। जैसे एडिपस रेक्स का मैंने बताया था कि स्टोरी स्टार्ट राइट इन फ्रंट ऑफ द पैलेस,
and there was a motive, and the motive was the killing of the past or previous king. और जो अब न्यूली अराइव्ड किंग है, ही इज देयर टू इन्वेस्टिगेट एंड हाउ, एंड ही ट्रैक हिमसेल्फ डाउन, राइट। तो ट्रैक डाउन करते करते वो सिंगल डे में ही खत्म हो जाता है। सारी जो भी प्लॉट के अंदर एग्नैग्नोराइजेस थे, पेरिपेशिया था, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन थी, वो सब कुछ जो है ना एक ही दिन में रिजॉल्व हो जाता है। एंड सो द ट्रेजेडी इटसेल्फ इज यूजुअली मच शॉर्टर देन एन एपिक पोएम, जबकि एपिक पोएम की लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो बुक्स में मुहित होती है। ठीक है, उसका एक वॉल्यूम आता है, फिर दूसरा आता है। जैसे पैराडाइज लॉस की मिसाल देता हूँ, तो वो 12 बुक्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है पैराडाइज लॉस। फिर इसने पैराडाइज रीगेन भी लिखी थी जॉन मिल्टन ने, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली उसकी बैकग्राउंड जो है, उसमें बैकग्राउंड सारी जो प्यूरिटेनिक स्ट्रगल थी उनके किंग के खिलाफ, किंग चार्ल्स वन को, जिसको इन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया था जनरल क्रॉमवेल ने, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो स्पिरिट थी, तो समझ लें कि मिल्टन ने अपने आप को सैटन की रूह में डाला हुआ है, ठीक है जी। और उसके अगेंस्ट जो है ना ऑटोक्रेटिक किंग के खिलाफ जो है ना उसने वो बगावत लाई थी, और ये सारा थीम वो चल रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत नोबल किस्म का और लेंथी किस्म का प्लॉट, नोबल किस्म की डिग्निफाइड किस्म की डिस्क्रिप्शन, और ये लॉफ्टी किस्म का थीम। थर्ड, while tragedy has all the elements that are characteristics of a epic poetry, कहता कि ट्रेजेडी में बाय डिफॉल्ट ही हर वो एलिमेंट आ रहा होता है जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है जी। कि जो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिक पोइट्री में है, इट आल्सो हैज सम एडिशनल एलिमेंट्स दैट आर यूनिक टू इट अलोन। तो वो कहता है कि एपिक पोइट्री के अंदर जो है ना ट्रेजेडी में वो हर वो चीज़ जो है ना मौजूद होती है एपिक में, लेकिन ट्रेजेडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो उनके अंदर मौजूद नहीं होती। अरिस्टोटल नाउ नैरोस हिज, मतलब अब देखिए ना, उसने ट्रेजेडी कॉमेडी को कंपेयर किया, फिर ट्रेजेडी और एपिक को कंपेयर किया। तो मतलब देखें पोइट्री की फॉर्म पे फॉर्म आगे चलता जा रहा है, पोइटिक्स में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हम उसको एनालाइज करते जा रहे हैं। तो ये जो है अरिस्टोटल नो नैरोस ही फोकस टू एग्जामिन ट्रेजेडी एक्सक्लूसिवली। अब वो ट्रेजेडी को ना अकेला, पहले तो उसने कभी मतलब एपिक के साथ कंपेयर करता है, कभी कॉमेडी के साथ कंपेयर करता है। इन ऑर्डर टू डू सो ही प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी दैट वी कैन ब्रेक अप इनटू 7 पार्ट्स, ठीक है जी। तो वो डेफिनेशन जो उसकी है, उसके अंदर से ही हमारे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल आते हैं, ठीक है जी। तो इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस, यानी कि जिसे हम इमिटेशन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन के अंदर से अब हम इसकी डेफिनेशन भी बयान करेंगे। तो इट इज़ अ सीरियस जी थीम होता है, या प्लॉट होता है, या जो सब्जेक्ट मैटर होता है, वो बहुत ही ग्रैंड नोबल, और उसमें नॉन सीरियस कोई एलिमेंट नहीं आता। क्योंकि जो प्लाटो अरिस्टोटल था वो ये कहता था कि आप लोग जो हैं एक ट्रेजी कॉमेडी मिक्स करने को, वो बाद में थेरीज आई हैं। तो वो कहता था कि कॉमिक एलिमेंट्स, अगर अपने कॉमिक एलिमेंट्स को प्रेजेंट करना है तो वो उसके लिए कॉमेडी लिखें, और ट्रेजेडी में ना लिखें, क्योंकि वो ट्रेजेडी का सारा मोमेंटम और जो मतलब हाइप है वो सारी खत्म हो जाएगी, तो एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। तो द एक्शन इज कंप्लीट एंड विद मैग्नीट्यूड। फिर वो कहता है कि एक्शन जो है ना, यानी कि प्लॉट जो है वो बिगिनिंग मिडल एंडिंग होना चाहिए, उसका कंप्लीट होना चाहिए। और वो किसी भी तरह ये नहीं हो कि बिगिनिंग जो है वो कहीं और मतलब बात कर रही हो, मिडल में कुछ और इवेंट्स आ रहे हो, और एंडिंग जो है वो मिडल से भी ना मिल रही हो। तो एक कंप्लीट किस्म का एंड विद मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर इतनी लेंथ या वसअत होनी चाहिए कि कहानी जो है वो सारी समझ आ सके। ये ना हो कि बस कहानी के अंदर मतलब बिगिनिंग भी हो, मिडल भी हो, एंडिंग हो, लेकिन इतना समझ ना आ रहा हो। तो इसलिए मैग्नीट्यूड में ना तो वो इतनी लंबी हो कि वो एपिक की तरह इतनी लॉन्ग चली जाए, और ना ही वो इतनी छोटी हो कि वो समझ ही ना आ सके, ठीक है जी। तो इट इज़ मेड अप ऑफ लैंग्वेज विद अ प्लेयरेबल एक्सेसरीज ऑफ रिदम एंड हार्मनी, ठीक है जी। उसके बाद ये चीज़ भी है कि मतलब इसके अंदर प्लेयरेबल एक्सेसरीज, ये हमने पढ़ा था ना कि मुख्तलिफ किस्म की इसमें मीटर्स यूज़ किए जा सकते हैं ट्रेजेडी के अंदर। तो ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर है, दीज प्लेयरेबल एक्सेसरीज आर नॉट यूज्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। ये जो प्लेयरेबल एक्सेसरीज होती हैं, इनको हम जो है ना यूनिफॉर्मली इनको थ्रू आउट मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। इनका स्पेयरिंग यूज होता है। पार्ट आर इंट्रोड्यूस इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द वर्क, मतलब एपिसोड्स में हम ले आते हैं, ठीक है जी। तो सो दैट फॉर इंस्टेंस सम बीट्स आर स्पोकन इन वर्स एंड अदर बीट्स आर संग, ठीक है जी। तो जैसे मैंने बताया कि जो इसके अंदर कोरस का रोल है, कोरस कौन है जी, वो एल्डर्स हैं, ठीक है जी, सोशल एल्डर्स हैं, और वो गा के बता रहे हैं, ठीक है जी। और वो हमें अपना जो है ना वो बता रहे हैं कि किस तरीके के साथ जो है वो और सोसाइटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और पिछले इवेंट्स को भी नरेट कर रहे हैं, और आने वाले इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर भी वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो इस तरीके के साथ हमें पता चला कि देयर इज अ
compatible role of chorus exist in जो है ना ट्रेजेडी। सो इसलिए कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हम मतलब जो है ना वो करेक्टर्स जो हैं डायलॉग की सूरत में बोलते हैं। 6 और 7 इसका आ जाएगा, फिर इसका इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। टुमारो तक इसको ये 4 लेक्चर्स हो जाएंगे। इट इज़ परफॉर्म्ड जी सिर्फ इट इज़ परफॉर्म रादर देन नरेटेड। तो ये खुद ही ट्रेजेडी जो है ना अब सेल्फ डिफ्रेंशिएट करती जा रही है, ठीक है जी, दूसरों से दूसरे जॉनर से आइसोलेट होती जा रही है। तो इस तरीके के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको नरेट नहीं किया जाता, ठीक है जी। इट अरोसेस द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर एंड अकम्प्लिशेस अ कैथारसिस। तो इसके अंदर से फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर्स होते हैं और कैथारसिस जो है ना वो मुकम्मल होता है, ठीक है जी। मैंने कैथारसिस के आज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी बताई हैं, ठीक है जी, कि मतलब जो है ना इसका कैथारसिस का मतलब प्योरिफिकेशन है मॉरल सेंस के अंदर, और जो मेडिकल सेंस के अंदर इसका मतलब परगेशन है, और आर्टिस्टिक सेंस के अंदर इसका क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, चूंकि ये बुक का वो हिस्सा है जो खत्म हो चुका है, ठीक है जी। तो ये 7 मतलब उसकी डेफिनेशन से निकल रहे हैं। बाकी जो है हम जो है इसको फर्दर जो है ना देख लेते हैं। एन एपिक में कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मीटर एंड देयर इज नो टाइम लिमिट इन इट, ठीक है जी। वेयर एज द मीटर इन ट्रेजेडी इज फिक्स्ड एंड देयर इज आल्सो टाइम लिमिटेशन। ये इनका ट्रेजेडी और एपिक का आज जो हमारा कंपैरिजन आ रहा है। और उसके बाद ट्रेजेडी को डेफिनेशन कैसे करते हैं, जो है ना एन आर्टिस्टिक इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लेन इन इट एंड एडिक्वेट मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। ये 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सीरियस होना चाहिए एक्शन का, फिर उसको कंप्लीट भी होना चाहिए, मतलब ये प्लॉट पे ही आ रहे हैं कि वो थीम जो है बड़ा सीरियस होना चाहिए, नोबल होना चाहिए, उसके बिगिनिंग मिडल एंडिंग कंप्लीट में बिगिनिंग मिडल एंडिंग आ रही है, और एडिक्वेट मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड भी इतना लेंथी ना हो कि वो एपिक की तरह हमारी मेमोरी के अंदर जो है ना वो आ ही ना सके, ठीक है जी। तो 12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हुए, मतलब जो है ना होमर के इसी तरह अपना जो है ना ओडिसी लिखा, और जो है ना जो है ये इस तरह के और भी लिखे हैं एपिक्स, तो वो बहुत लेंथी टेल्स होते थे, और वो सारा का सारा हेलन ऑफ ट्रॉय के ऊपर लिखे गए वो कहानियां थी, उसमें गॉड गॉडेसेस का किस्से थे और सुपरनेचुरलिज्म का रोल था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि विच मे नॉट बी कॉम्प्रिहेंसिबल। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रेजेडी इज टू अराइज फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर सो एज टू, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑफ पोइट्री का मकसद या फंक्शन यही है कि फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर एक ऐसा इमोशन है हमारा जो इवोक हो, और उसके बाद फिर एक सेंस क्रिएट हो, राइट, कि मतलब एक जो इमोशन जो होता है वही थॉट की तरफ लेके जाता है हमें, ठीक है जी। तो ऐसा इमोशन हमारे अंदर राइज किए जाए जो हमारे अंदर स्प्रेस्ड हो, और वो हमारी थॉट को जो है ना गिव राइज करे, और हमारी थॉट जो है हमें कुछ लर्न करने के लिए, तो फिर ज़ाहिर है हम फिर लर्निंग करके जाएंगे, तो मतलब जो हम थिएटर में गए हैं या उसको देखा है हमने, तो मतलब इस आर्ट को इमिटेट होते हुए, तो ऑडियंसेस के ऊपर बहुत सारा रिलीफ हो जाता है जी। तो इसके एलिमेंट्स जो है ना, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ जी, जो इसके अंदर प्लॉट होता है, करेक्टर होता है, जो इम्पोर्टेंट ये 2 बड़े इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कहा जाता है, इसमें अरिस्टोटल ने कहा हुआ है कि देयर कुड बी अ ट्रेजेडी देयर विदाउट करेक्टर इवन, मीन्स अगर प्लॉट आपने अच्छा बना दिया है और करेक्टर नहीं भी आप क्रिएट कर सके, तो देन इवन देन ट्रेजेडी इज पॉसिबल, राइट। तो इसका मतलब हुआ, और फिर म्यूजिक है, स्पेक्टेकल है, लैंग्वेज है एंड थॉट है जिसे हम थीम कहते हैं, ठीक है जी। तो ये 6 स्पेक्टेकल समझते हैं जी, नज़ारा मतलब परफॉर्मिंग आर्ट ऐसे तरीके के साथ दिखाई जाए कि वो लोगों के दिलों में उतरे, और वो जो इमोशन आप वो कर रहे हैं उससे कुछ लर्निंग उनको हासिल हो, और वो कुछ लर्न करके जाएं, कुछ मतलब जो है ना ये ना हो कि वो खाली हाथ लौट जाएं और पर्पस सर्व ना हो सके, और मतलब जो है ना कोई भी इंटरप्रिटेशन जो कैथारसिस की आती है वो पूरी ना उतर सके, तो मतलब ज़ाहिर है फिर वो एक नाकाम वर्क होगा। तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या होते हैं ट्रेजेडी के, आर करेक्टर, म्यूजिक एंड स्पेक्टेकल। ये वो चीज़ें हैं जो मतलब एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं। इंटरनल एलिमेंट्स बाकी जो है ना वो जो इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग हैं, मतलब वो इंटरनल एलिमेंट्स हैं। तो लैंग्वेज, थॉट एंड प्लॉट, ये इंटरनल एलिमेंट्स हैं। राइटर पहले कुछ मतलब प्लॉट बनाता है, देखिए ना रियल लाइफ में जो इवेंट्स देखे हैं उसने उनको उसने मतलब जो है ना सिक्वेंशियल ऑर्डर में लेके आना होता है कि भाई मैंने कैसे इसको प्रेजेंट करना है, कैसे इनको अच्छी तरह मतलब जो है ना प्रोजेक्ट करना है, देन उनको किस तरह परफॉर्म करवाना है। तो इट्स अप टू द राइटर हाउ ही परफॉर्म्स, हाउ ही मेक देम परफॉर्म्स। तो
प्लॉट की डेफिनेशन क्या होती है? अ कंप्लीट होल विद बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग, नॉट टू माइन्यूट नॉट टू येट वास्ट। मीन्स के मैग्नीट्यूड उसकी एक कंप्रीहेंसिबल हो, ना ही तो इतना लेंथी हो और ना ही इतना शॉर्ट हो कि वो कहानी का मतलब आगाज भी समझ ना आए, इख्तिताम भी समझ ना आए और उसका मिडल भी ना समझ आए। तो जबकि ना ही इतना लेंथी हो कि वो मतलब जो है ना एपिक की तरह उसका समझना ही मुश्किल हो जाए। तो मतलब मैग्नीट्यूड का एक बड़ा रोल है, ठीक है जी। ये है मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉट, ठीक है जी। सिंपली एक सिंपल प्लॉट है और एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। सिंपल प्लॉट में दो चीजें नहीं होती है, नेग्नोराइसिस और पेरिपेशिया। मींस के रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड रिकग्निशन नहीं होती, करेक्टर रियलाइज नहीं कर सकता। तो अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ रिवर्सल और डिस्कवरी एंड अ सिंपल वन विदाउट द बोथ। तो जो है ना, ये वही वाली बात कि मतलब उसमें डिस्कवरी भी होती है और वो रिवर्सल ऑफ सिचुएशन भी आ जाती है, तो वो कॉम्प्लेक्स है। जबकि जो दूसरा वाला है सिंपल वाला, उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती। मीन्स के सस्पेंस और आयरनी और वो चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड नहीं होती। तो हीरो की क्या क्वालिटीज़ हैं जी? ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कैरेक्टर? तो कैरेक्टर शुड बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है जी। आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन। मीन्स के एक ऐसा कैरेक्टर जो ना ओवरली गुड हो ना ओवरली बैड हो। तो आइडियल गुड एंड अ डिस्टिंक्टिव फिगर अमंग हिज फेलोज। ही मस्ट पोजेस यूनिक नेचर। अच्छा पॉजिटिव इंटेंट रखने वाला इंसान हो, बैड इंटेंशन उसकी नहीं होनी चाहिए। ही मस्ट आल्सो हैव कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज, ठीक है जी। उसके बाद उसकी एबिलिटीज के अंदर उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस इज अ गुड, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ गुड वर्चू, बट ये ट्रेजिक फ्लॉ ये भी हो सकता है। मैंने बताया था ना, इसके जो टेक्निकल टर्म्स थी, ठीक है जी। उसमें जो हमार्शिया है, हमार्शिया का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट। ज़ाहिर है कोई हीरो कैसे डिक्लाइन करेगा? जब उसको कोई जजमेंट में कोई एरर आएगा, ठीक है जी। तो इसलिए के साथ वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो मतलब जो है ना अपने आप को कंट्रोल कर पाए। जैसे वो जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मगरूर हो गया, उसने कहा कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इफ आई कैन सॉल्व द रिडल ऑफ स्पाइस, तो व्हाई कांट आई ट्रैक डाउन द मर्डरर ऑफ द किंग लोइस, ठीक है जी। तो वो किंग लोइस का मर्डर समझ ही रहा था, तो उसको क्या पता था कि वो खुद है। तो मतलब वो अब इतनी बड़ी बड़ी रिडल तो सॉल्व कर सका, लेकिन अपनी पर्सनल रिडल जो है ना वो सॉल्व नहीं कर सका। तो ये कई सारे क्वेश्चंस आए जो उठे लाइफ में, और हम तक वो थीमेटिक कंसर्न के साथ और थॉट के साथ हम तक ये लर्निंग हुई कि भाई अगर वो इतना समझदार होता तो चीज़ों को शायद देख लेता। तो अल्लाह ताला ने अगर उसको एक क्वालिटी दी हुई थी, ठीक है, तो वो शायद उस क्वालिटी के ऊपर इतना मगरूर हो गया जिसकी वजह से उसका डिक्लाइन हुआ। तो इसका मतलब हुआ ये टेक्निकल टर्म्स हमार्शिया, नेग्नोराइजिस, पेरिपेशिया, ठीक है जी। तो ईथोस, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी। तो a poet communicates his emotions and essentials of life by recreating life and not only imitates nature but also idealizes। मतलब कि सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि जो मतलब जो है ना चीज़ों को आइडियलाइज करना कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी के अंदर रहते हुए हर वो चीज़ जो मौजूद है उसके ऊपर जो है ना वो मतलब जो है ना जो चीज़ भी शामिल होगी वो सारी की सारी जो है वो पोइट्री की पॉसिबिलिटी में आएगी, ठीक है। तो वो what can be, what is possible in the circumstances। तो इस तरीके के साथ जो है ना आज का हमारा ये काम रैप अप हो रहा है। मैं जो है ना 1.5 मिनट जो है ना वो छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ठीक है जी। तो ये मैंने छोटी छोटी टर्म्स को रिपीट भी करता रहता हूँ ताकि ये भूले ना आप लोगों को, ठीक है। पोइटिक्स के जो मेन कंसर्न थे हमने आज क्या क्या किया है, उसमें हमने एपिक को ट्रेजेडी के साथ कंपेयर किया है, इसके पार्ट्स को फर्दर डिस्कस किया है, इसकी डेफिनेशन को भी डिफाइन किया है, उसके साथ इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन किया है। और अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दें। अगर टाइम कम है तो आप लोग जो है ना इसको ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, और उसके अलावा मुझे ना स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दीजिएगा अटेंडेंस का, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जी बेटा, क्वेश्चन लास्ट मिनट है, किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट जो है ना वो दे देता हूँ। चलिए।